देखो चैप्टर 5 पढ़ना है मैथ्स का, मुझे बेटा टेक्स्ट बुक दो बेटा। अब वो तो भंगार चैप्टर है, उसमें मैं तुमको कुछ बातें बोलता हूँ, सुनो। इस चैप्टर में देखो, एक तो इस चैप्टर का थियरी पार्ट आता है पूरा। अब थियरी पार्ट में तो ऐसा है, मैं तुम्हें बता दूंगा यहाँ पे, पर तुम क्या करना, तुमको सर जो नोट देंगे ना कि भाई ये थियरी है, तो वो याद कर लेंगे, सर तो वही पूछने वाले हैं। अब यहाँ के ना, इस चैप्टर में कुछ नहीं, पूरा थियरी है, कुछ कुछ ही है सॉल्व करने वाले, वो अपन देख लेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में कोई इतना खास है नहीं कुछ, छोटी मोटी बात है जब हमको देखनी है। ठीक है, समझ गए। ये चैप्टर पर तुम देखो, इस चैप्टर की मेहनत मत करना है। ये चैप्टर कैसे करेंगे अपन, जो तुम्हारे सर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बोलेंगे वो तुमको याद करना है, इसका बाकी और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। ना कोई बाहर से आर्ट, ना आरएस से करना, कुछ नहीं करना। जो सर बोले वो कर लेना, क्योंकि ये थ्योरी वाला चैप्टर है। ना कोई इसमें कोई ज्यादा कोई मगजमारी होती है। ठीक है, क्योंकि अपन को मेहनत करनी कहाँ करनी है बाकी चैप्टर्स पे। ठीक है। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर का नाम क्या है देख लो पहले तो। यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में बात करनी है। अभी यूक्लिड क्या था, ये सब क्या हुआ, इसने क्या क्या बातें बोली, वो सब देखना है। देखो जाने सही दिख रहा है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा। देखो ऐसा है कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है ना, एंगल, है ना, ये एंगल होगा, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ये इंसानों ने यूज करना चालू कब से किया, तो जब इसकी स्टडी की तो मालूम पड़ा कि ये बहुत पहले से लोगों को नॉलेज थी। जैसे कि अगर आज हम इंडिया की बात करें, तो वर्ल्ड में सबसे पहले जिसने प्रॉपर मैथमेटिक्स का यूज किया अपने डेली लाइफ में, वो थे इंडियंस। हमारी जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, वो रहते थे सरस्वती नदी, इंडस नदी, गंगा रिवर, उसके आसपास रहते थे। वहां पे जो घर मिले ना, आज से 5,000 साल पुराने घर मिले, 8,000 साल पुराने, वो पता है घर कैसे थे, 3-3 माले के घर थे। उस समय के गरीबों के पास में 3 BH के घर होते थे। उनके घर में वेस्टर्न पॉट होता था, वेस्टर्न पॉट, घर में नल से पानी आता था। वो इतने एडवांस लोग थे। और अगर उनके अभी घर देखो आप ना, देखो आप अब समझो, पानी को ऊपर लेके जाते आपको इसमें, यू नीड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। और उनके घर देखो ना आप, एकदम उनकी जो दीवार परफेक्टली 90 डिग्री में मिलती है, प्लानिंग के साथ बनाए हुए घर है। आप 2 माले घर बनाओगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एयर का सर्कुलेशन कैसे होना चाहिए, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। सिटी के नीचे अंडरग्राउंड में नालियां मिली हैं, ताकि ऑब्वियसली बाथरूम होगा तो सब पानी भेजना पड़ेगा बाहर। फिर जो रोड थे, उनके किनारे पे आपको नाइट लैम्प मिले हैं। रात को जब व्हीकल चलते थे, रोड इतनी चौड़े थे कि 2 ट्रक आराम से निकल जाए। और बिल्कुल प्लेन सिटी, मतलब कोई भी रोड ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मोड़ नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री पे मिलेगा मोड़ आपको। हर चीज प्रॉपर मेजरमेंट की हुई, जितनी भी ईंट है उनका प्रॉपर मेजरमेंट। जो ईंट गुजरात में मिली उस समय, उसी वही सेम साइज की ईंट मिलेगी आपको उस समय के हरियाणा में। मतलब वो सब एक ही लोग थे, हमारे पूर्वज ही थे। इतना ज्यादा उनको नॉलेज था किसका, मैथ और फिजिक्स का, हर चीज का। ठीक है। पर देखो, उन्होंने है ना, उन्होंने सिर्फ कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया और उसको अपनी लाइफ में यूज किया, उसका प्रूफ नहीं लिखा, कभी प्रूफ पे नहीं गए। ठीक है। और चीजें भी ऐसे जोड़, मतलब एक प्रॉपर वे में देखो, अभी हम हमारे बुक में कैसे पढ़ते हैं कि भाई पहले नंबर आते हैं, फिर मल्टीप्लाई आते हैं, फिर प्लस आते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है। वो नॉलेज कैसे पता है कि भाई घर कैसे बनाना है, तो सीधा सीधा लिख देंगे कि भाई ये एंगल। पर ऐसे कोई किताब नहीं थी जिसमें समझाया गया हो कि एंगल क्या होता है, कैसे मेजर किए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ऐसे कोई अलग से बुक नहीं थी मैथ्स की, समझ रहे हो। उन्होंने मैथ्स का ही यूज अपने डेली लाइफ में किया, यज्ञ वज्ञ करने में किया। ठीक है। घर बनाने में किया, रथ बनाने में किया, शिप बनाने में किया। जैसे कि धोलावीरा जो कि गुजरात में है, ठीक है, वहां पे तो बड़ा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मिला है। इतने सालों पहले उन्होंने अब एक वाटर प्यूरिफायर का पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया पूरी सिटी के लिए। और पूरी सिटी में उस समय 50 से 60 हजार लोग रहते थे, सोचो। तो इसके लिए उनको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि भाई नदी को किस तरीके से काटना है, क्या पानी कैसे शहर में आएगा, शहर डूबना नहीं चाहिए। पर उन्होंने क्या किया, कभी मैं जो उनका नॉलेज था मैथ्स का, उन्होंने कभी किसी उसको इकट्ठा नहीं किया किसी ने। जैसे मैं दिखा था आपको, जो अपना एंशिएंट नॉलेज था, ठीक है, विजडम थी, वो वेद व्यास जी ने इकट्ठा किया वेदों के रूप में। पहले वो बिखरा हुआ था, ठीक है, पर वेद व्यास जी ने उसको इकट्ठा किया, 4 बुक बनाई, 4 वेद बनाए। वैसे ही जो हमारा मैथ्स का नॉलेज था, उसको कभी इकट्ठा नहीं किया था।
ओके। तो हाँ, बात ये हमारे इंडिया में ये इकट्ठा होना बहुत बाद में हुआ, जब आर्यभट्ट आए। उससे पहले जो नॉलेज था वो कभी इकट्ठा नहीं हुआ, सब बिखरा हुआ था। ठीक है। फिर दुनिया के अलग अलग कोने में लोगों ने ट्राई किया कि चलो एक काम करो, कुछ सिंपल बनाते हैं, एक अलग से सब्जेक्ट बनाते हैं मैथ्स, एक अलग से सब्जेक्ट बनाते हैं फिजिक्स। आप समझे, इसकी जरूरत बहुत बाद में हुई। ठीक है ना। ऐसा एक बंदा है यूक्लिड, उसने कुछ नहीं किया है, उसने अपने समय में जो उसने और चीजें ऑब्जर्व की अपने चारों ओर, उसको लिखा है। समझ गए। और उसने जो लिखा है ना, वो इतना अजीब है कि आप बोलते हैं, इतना हम भी कर लेते। हाँ, तो हम भी कर लेते। पर क्या खास बात है यूक्लिड की? उसकी खास बात यह है कि उसने इस बात को पहचाना कि हम हर चीज को प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि देखो, मतलब जब हम प्रूव देते हैं, देखो उसको सिर्फ इसलिए मैं बताऊं, टू और टू इक्वल है इक्वल। अगर मैं दोनों तरफ वन ऐड कर दूंगा तो भी आंसर कैसा रहेगा? प्रूव करो। प्रूव किया तो है ही, कॉमन सेंस है। अरे भाई बोलो, है क्या नहीं है? अगर दो चीजें पहले से इक्वल है, मान लो कि थ्री और थ्री, अगर उनको आप सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर कैसा आएगा? तो अब इसको कैसे प्रूव करोगे? ये तो मतलब कॉमन सेंस नहीं हुआ। तो यूक्लिड ने कुछ चीजें है ना, ऐसे कॉमन, उसने बोला कि भाई कुछ चीजें कॉमन सेंस है, कि ये तो होता ही होता है। तो उसने ऐसी कुछ चीजें लिखी कॉमन सेंस। तो यूक्लिड ने बोला कि देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, वन इज एक्सियम एंड वन इज पोस्टुलेट। व्हाट आर एक्सियम पोस्टुलेट? वो चीजें हैं जिनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो होता ही, ऑब्वियस ट्रूथ है वो। राइट है? अरे यस और नो? ठीक है। तो यूक्लिड ने क्या बोला उनको? एक्सियम एंड पोस्टुलेट। सो व्हाट आर एक्सियम पोस्टुलेट? एक्सियम पोस्टुलेट आर द ऑब्वियस और यूनिवर्सल ट्रूथ दैट कैनॉट बी प्रूवन। हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, बोलो। तो होती क्या थी? किसने बोला नहीं थी? किसने कहा नहीं थी? आपने, आपको क्या मालूम है? देखो, पहले जमाने में क्या था, आप अगर किसी ऐसे को सुनोगे, मैं बात बताऊं आपको एक, कभी भी आपको सत्य ढूंढना है ना, तो आपको पहले पढ़नी पड़ेगी संस्कृत। संस्कृत में जब सीता माता को ढूंढने जाते हैं, सुग्रीव भेजता है, तो बोलता है कि ईस्ट में जाना है, वहां पे आपको ये मिलेगा, फिर जाना। ऐसे उसने एक जगह बताई थी जो आज के साउथ अमेरिका में। ठीक है। और उसने बताया था कि एक पर्वत आएगा, गोल्डन कलर का पर्वत होगा, उस पे एक त्रिशूल बना होगा, वो आज भी है, जाके देख लो। किसी, कितने ही लोगों को नहीं मालूम है कि ये आया कहाँ से। वहां के जो नेटिव लोगों को, उनको ही बोलते हैं ये आया कहाँ से, बोलते हैं, ये पहले से ही है। कैसे मालूम पड़ा होगा जैसे इंडिया वाले बंदे को इसके बारे में? जबकि हम क्या मानते, हमने क्या सुना है कि हु डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका? बस कोलंबस। तो रामायण उससे पहले लिखी हुई है, गोस्वामी तुलसीदास, और उनसे पहले वाल्मीकि जी। तो उनको कैसे मालूम पड़ा एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट तो मैच करेंगे? इसका मतलब ऐसा दुनिया में से बहुत कुछ है जो हमें मालूम ही नहीं। और एज ए इंडियन कभी हमने ट्राई भी नहीं किया ढूंढने का, तो किसी ने हमको इंपॉर्टेंस नहीं दी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं घुस जाऊं तो फिर बड़ा इतने सारे सच है ना रामायण के, जो आज एग्जिस्ट करते हैं विथ प्रॉपर प्रूफ। समझे? अब उसमें नहीं जाएंगे नहीं। समय एंशियंट टाइम में बहुत सी चीजें थी जो मालूम थी हमको। ठीक है। पर अभी इस चैप्टर में बात करेंगे, मॉडर्न टाइम की बात करेंगे। मॉडर्न टाइम में ये किसने ट्राई किया? बहुत लोगों ने ट्राई किया, उसमें से एक यूक्लिड। उसने एक अलग से ही किताब बनाई, उसमें उसने दो चीजें लिखी। उसने बोला कि एक्सियम और पोस्टुलेट में दो चीज लिखी। ठीक है। उसने बोला कि ये दो चीजें ऐसी है जो ऑब्वियस है, जैसे ये ऑब्वियस है, इनको आपको मानना है ऑब्वियस ट्रूथ। मतलब इनको प्रूव नहीं करेंगे, ये है ये। फिर क्या करेंगे? इनको मान लिया, फिर इनकी हेल्प से कोई दूसरी, इनकी हेल्प लेके कोई और चीज प्रूव करेंगे। और जो प्रूव हो सकती है उसे बोलते हैं थ्योरम। क्या बोलते हैं? द थिंग विच कैन बी प्रूवन बाय यूजिंग एक्सियम एंड पोस्टुलेट नोन एज थ्योरम। तो यूक्लिड ने ये बता, उसने तो हमको रास्ता तो बताया ना, कि चलो ये है, ये तो होता ही होता है, अब इनके ऊपर आप ये प्रूव कर सकते हो। तो उसने क्या बताया कि थ्योरम और प्रिपोजिशन आर दोस थिंग विच कैन बी प्रूवन बाय यूजिंग एक्सियम एंड पोस्टुलेट। नाउ ये एक्सियम पोस्टुलेट क्या है? दे आर द यूनिवर्सल और ऑब्वियस ट्रूथ विच कैनॉट बी प्रूवन। वो है ही है, टू प्लस टू इक्वल है, तो दोनों में टू टू ऐड किया अलग से तो इक्वल ही रहने वाला है, दो है ना।
अरे यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए। हाँ, अब देखो, अब मैं आपको यूक्लिड के बनाए हुए एक्सियम समझाता हूँ कि उसमें। हाँ वो बता रहा हूँ। देखो, एक एक तो होता है नंबर, एक होता है एंगल। एंगल में क्या आता है, ड्राइंग आती है। तो एंगल को हम बोलते हैं ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं, राइट है। और जो नंबर होते हैं इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक, क्या बोलते हैं, मैथ्स में। मतलब इसका मतलब नंबर से, 2 + 2 √3, 2 3 जा 2 √3। जब हम नंबर से डील करते हैं तो बोलते हैं हम अरिथमेटिक कर रहे हैं, मतलब मैथ्स का एक पार्ट है। ठीक है। जब हम डील कर रहे होते हैं एंगल से, तो हम बोलते हैं हम ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। जब हम डील कर रहे होते हैं ऐसे एक्स वाई से, तो बोलते हैं एलजेब्रा कर रहे हैं। मालूम है ना, अलग अलग पार्ट होता है मैथ्स के भी, समझ गए। तो एक्सियम जो है, एक्सियम, वो यूनिवर्सल ट्रूथ किसके लिए है, अरिथमेटिक के लिए। मतलब वो बात करेगा नंबर की। बताऊंगा तुमको वो, जब हम एक्सियम पढ़ेंगे तो देखिएगा वो नंबर के लिए बनाएंगे। तो वो यूनिवर्सल फैक्ट जो नंबर्स के लिए बनाए गए उन्हें बोल दिया गया एक्सियम। और वो यूनिवर्सल फैक्ट जो किसके लिए बनाया गया, एंगल्स के लिए, उन्हें बोल दिया उसने पोस्टुलेट। बात समझ में आ रही है। पर दोनों का मीनिंग सेम ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ। एक जुड़ा हुआ है ज्योमेट्री से, एंगल से, इसलिए बोलते हैं पोस्टुलेट। एक जुड़ा हुआ है अरिथमेटिक से, इसलिए बोलते हैं एक्सियम। और वो तो सिर्फ इसी चैप्टर में, इससे आगे आने वाले चैप्टर में तो एक्सियम पोस्टुलेट दोनों सेम ही मानना है अपन को, भले ही ज्योमेट्री हो गया अरिथमेटिक। बात समझ में आई है, ठीक है। यूक्लिड ने यूक्लिड ने एक्सियम को जोड़ा था अरिथमेटिक से, इसको जोड़ा था ज्योमेट्री से। पर अब जैसे जैसे मैथ मॉडर्न होती गई है, वैसे 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 क्या मानते हैं मैथमेटिशियन के, एक्सियम और पोस्टुलेट उनका मीनिंग कैसा है, सेम ही है। तो इस चैप्टर के बाद में हम किसी किसी चैप्टर में जाएंगे, वहां पे तुम देखोगे बहुत बार एंगल की बात की होगी, पर वहां लिखा होगा एक्सियम। तो तुम बोलोगे यार ये तो झूठ हो गया। नहीं, झूठ नहीं। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है यूक्लिड के बारे में। तो यूक्लिड उसने तो दोनों को अलग अलग रखा था। अरे हाँ, के ना, इसलिए हम अलग अलग पढ़ेंगे। पर इस चैप्टर के बाद में क्या होगा, तो सेम ही है दोनों का मतलब। क्या है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो आप प्रूव नहीं कर सकते, एनीथिंग विच कैन नॉट बी प्रूवन एंड इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ इज नोन एज एक्सियम और पोस्टुलेट। समझ गए। तो उसने से अलग अलग बातें बोली। क्या बातें बोली तो समझते हैं। अब वो सब जैसे ना कॉमन सेंस है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं से अलग अलग लाइन लेता हूँ, देखो। पहले यूक्लिड का एक्सियम पढ़ा था। पहला जो एक्सियम था, अब आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 63 पे आ जाओ। न्यू टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर आ जाओ 63 पे। और ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो चैप्टर जहां ओपन करोगे उसके बाद में टॉपिक आएगा 5.2, उसके नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ यूक्लिड एक्सियम। ओपन किया हुआ है, जनेश। अब देखो भाई, पढ़ो क्या लिखा है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू। तो देखो सही तो है, समझो बेटा। देखो, ए और बी है। ए की उम्र सी के इक्वल, बी की उम्र भी सी के इक्वल। दो चीजें सेम चीज के इक्वल है, तो आपस में इक्वल ही तो होगी। अरे हाँ के ना, सही बात है। भाई ए की उम्र सी के इक्वल, मतलब सी की उम्र 3, तो ए की उम्र भी कितनी, 3। अच्छा, बी की उम्र भी सी के इक्वल, तो बी की उम्र भी कितनी, 3। तो इनकी भी ऑर्डर में 3 तो हुई। अभी क्या कॉमन सेंस, ये अप्रूव करोगे क्या, ये कॉमन सेंस ही तो है। तो द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सही बात है। अगेन किससे जुड़ी हुई बात है, नंबर से। सेकंड, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, इफ इक्वल आर। अच्छा देखो बेटा, 5 और 5 पहले से इक्वल है। इक्वल के अंदर में इक्वल चीज ऐड की, क्या आंसर आएगा। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, आंसर इज ऑल्सो। अरे हाँ क्या ना, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। अरे यार तू पहले बेटा, पहले थर्ड पे जाने दे, फिर फोर्थ पे आएंगे। सेकंड में क्या लिखा है, हाँ तो होल मतलब जो आंसर आता है। हाँ ठीक है। थर्ड देखो,
इफ इक्वल आर सेपरेटेड फ्रॉम इक्वल, देखो बेटा 10 और 10 पहले से इक्वल है, दोनों में से इक्वल चीज माइनस करते हैं, 2 और 2 का आंसर क्या आएगा? तो इक्वल तो रहेंगे। अब देख, अब बताओ ये कोई बड़ी बात है क्या? कॉमन सेंस है ये तो कॉमन सेंस को इक्वल ने क्या बोल दिया? एक्सियम बोल दिया कि भाई नंबर से जुड़ी हुई बात है, कॉमन सेंस है। अब देखो इसको प्रूव कैसे करोगे? देखो मैं आपको है ना कुछ चीजें प्रूव कर दिखाऊंगा चैप्टर में, इसे एक्सरसाइज में हमको दी हुई है कुछ चीजें जो प्रूव हो सकती है, ठीक है, जिनका हम तर्क देंगे। अच्छा मुझे बताओ, हमने पता है एक्सरसाइज 6 पॉइंट चैप्टर 6 में बहुत चीजें प्रूव की थी। लाइन ए ओ बी, वो लाइन है, वो प्रूव किया था ना, वो प्रूव हो सकता है क्या? मैं ऐसा बोलता ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है मान लो? नहीं ना, सही बात है ना। तो जो प्रूव हो सकता है वो थ्योरम बोली जाएगी या प्रिपोजिशन बोला जाएगा, पर जो चीज सच है और दैट कैन नॉट बी प्रूवन, वो एक्सियम में पॉसिबल है। ठीक है ना, ऐसा मतलब कॉमन सेंस की बात है। फोर्थ देखो, फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। नाउ व्हाट इज कोइंसाइड? ये देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जो एरिया, देखो अगर दो दो हाथ है, ऐसे पूरे एकदम आपस में ढक जाए ऐसे, तो दोनों का एरिया कैसा होगा? सेम, कोइंसाइड करके, एग्जैक्टली। अरे हाँ के ना, देखो ये टेक्स्ट बुक का ये पेज और मेरा हाथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, देखो आपको बहुत सारे भाग दिख रहा होगा, ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है। व्हाट इज कोइंसाइड? अगर मैं ऐसे छुपा दूं तो ऐसे एग्जैक्टली कवर हो जाए ऐसे, तो जो कोइंसाइड करेंगे मतलब क्या, वो आपस में इक्वली तो होंगे। अरे यस और नो? अगर मेरा ये वाला हाथ इससे बड़ा होता तो आपको दिखता पीछे से, एग्जैक्टली। थोड़ा बड़ा होता तो दिखता ना आपको, मेरा अलग से दिखता, पर क्योंकि हाथ एग्जैक्टली सेम है साइज में, तो एकदम देखो ढक गए तुम। राइट है, सामने से अगर दिखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, हाँ साइड से दिख जाएगा पर सामने से कुछ दिखेगा नहीं। तो जो चीज आपस में कोइंसाइड कर जाए एग्जैक्टली ऐसे, दे आर इक्वल टू वन अनदर, तो होगा ही ना यार, इसमें क्या है? राइट है, देखो अगर मैं इसी साइज का एक बोर्ड लेके आ जाऊं और इसके सामने रख दूं तो क्या आपको बोर्ड दिखेगा? ये नहीं, ढक जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कोइंसाइड हुआ है। यस और नो? राइट है ना ऐसा। तो जो चीज आपस में कोइंसाइड करेगी वो सेम होगी, तो हाँ सही बात है, ट्रू है। फिफ्थ देखो बेटा, क्या देखा है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ग्रेटर देन द, हाँ तो हो गई ना, सीधी सी बात है। देखो सीधी सी बात है सर, ये चाहत है, ये होल है, इसकी मुंडी काट दी खट, ये इसके पार्ट हो गए, राइट। तो होल, ये पूरी हाइट है, ये इसकी गर्दन की हाइट है, ये पार्ट है इसका, राइट। ये होल है मतलब पूरा, तो बेटा कौन बड़ा होगा? होल के पार्ट। अरे तो सीधी सी बात है ना। अरे भाई हाँ के ना, भाई 10 है, भाई मान लो कि सामर्थ्य के पास 100 रुपए है, 80 रुपए मैंने ले लिए, 20 रुपए सामर्थ्य को दे दिए, तो कौन बड़ा बताओ, 80 बड़ा का 100 बड़ा? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये पार्ट है और ये, बात समझ में आ गई? कैसे होगा बेटा? अगर तुम नॉन जीरो पार्ट, अगर तू, फिर मैं मुंडी में ज्यादा शरीर है, मैं मुंडी में शरीर तो होना चाहिए ना। तो क्या बोल रही है, तो बांग खा गया या ऐसा? लगता है 2 दिन की छुट्टी होती है तो असर पड़ गया है। लगता है मटकी फोड़ी थी, स्टेशन से मटकी फोड़ी थी ना। हाँ, इसे असर दिख रहा है। मुंडी में से चाहत की शरीर काटोगे, मुंडी में शरीर कहाँ होगा? क्या बोलता है? सर बाइक में से कार को काट दो, अरे बाइक में से कार कहाँ से लाओ? लगता है मच्छर ने इस बार तेरे दिमाग में काटा। हाँ, आगे मच्छर नहीं आ रहे इसलिए इसको डोज नहीं मिल रही है, वो विटामिन प्रोटीन नहीं मिल रहे हैं। सभी नोट पे 2 दिन से सूख क्यों गई है ये इतनी? बेचारी हमारी शौर्य थक गई है क्या? बहुत तकलीफ हो गई है, 2 दिन से क्या खून पीने होगा नहीं बोला मच्छरों का, ये सारे मच्छर मर के चले गए ऐसे नहीं। अच्छा देखो बेटा, अब आगे बढ़ो। अच्छा बताओ, ये कोई बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है क्या? वो कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फोटो बेटा, 6, एक सेकेंड यार,
एक सेकंड, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, मतलब समझो, जो शौर्य है उसके पास 50 रुपए, मेरे पास शौर्य से डबल रुपए, ठीक है, ओके, और जो जैनिस है उसके पास भी शौर्य से डबल रुपए, तो दो चीजें सेम चीज का डबल है। अरे भाई हाँ के ना, ये अरे हाँ के ना, तो क्या आपस में सेम नहीं होगी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे यार ये दो चीजें हैं, ये नंबर वन, नंबर टू, क्या ये दोनों इसके डबल नहीं है? इसका तो 100 तो इसका डबल है ना, इसका डबल, इसका डबल, हाँ ये दोनों इसका डबल है, ये दोनों इसको डबल करने पे आ जाते हैं, तो क्या आपस में सेम नहीं होंगे? तो जैसे होंगे ही ना, इसमें बड़ी बात क्या है? एक सेकंड यार, मैं ऐसा बोलूं कि भाई कल कल चाहत ने 2 रोटी खाई थी या 3 रोटी खाई, सामर्थ्य ने उसकी डबल रोटी खाई, है ना, और मैंने भी उसकी डबल रोटी खाई, तो हम दोनों क्या है, इस सेम इसके डबल है दोनों, इंटू टू करने पे आ रहा है, ये भी इंटू टू करने पे आ रहा है, कॉमन सेंस ही तो हुआ ना। अरे हाँ के ना, इन शॉर्ट कहने का अर्थ ये है कि अगर आप एक चीज का डबल करोगे तो आंसर कैसा आएगा? सेम। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अरे भाई हाँ के ना, इसमें क्या बड़ी बात है बताओ? अगर वो नहीं बोलते तो कैसा होता? नहीं होता ही है ना। आप समझ रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं बोली, नेक्स्ट पढ़ो। अच्छा इसका अब उल्टा बोलो, देखो, पहले डबल करो अब हाफ करो, तो कोई बात नहीं, देखो मैं समझ, भाई अब मान लो कि अपन सबको कल भाई चाँद का बर्थडे है, तो चाँद अपन सबको कहाँ लेके चली गई? बाहर पार्टी देने के लिए, ठीक है। बाहर खड़ा था पकौड़ी वाला, कौन खड़ा था? पकौड़ी वाला, ठीक है, ठीक। अब बेटा क्या है, सामर्थ्य से रहा नहीं गया, ठीक है, और सामर्थ्य के साथ में थी रीमा, कौन थी? रीमा, रीमा सामर्थ्य दोनों गए, रीमा ने जाते सीधा 200 पकौड़ी घटाघट अंदर, उसके लिए तो बेटा वो ऐसे हुआ, अभी कुछ खाया ही नहीं है। तो रीमा ने 200 पकौड़ी घटका ली, ठीक है। फिर बेचारी सामर्थ्य आई पीछे पीछे, सामर्थ्य बोले नाम है, पर बेटा सामर्थ्य के नाम भी आखिर में है तो हिडुम्बा, तो उसने उसकी आधी पकौड़ी गुट गई, आधी, कितनी? 100। फिर उसके पीछे उसकी दोस्त आई वृंदा, उसने भी आधी पकौड़ी गुट गई, कितनी हुई? तो बेटा ऐसा है कि अगर आधा करोगे तो आंसर सेम ही आएगा ना। अरे इसमें क्या बड़ी बात है यार, भाई समझे नहीं समझे? मैं बोलूं, एक एक इंसान ने 200 पकौड़ी खाई, ठीक है, रीमा ने, सामर्थ्य ने उसकी आधी खाई, वृंदा ने भी उसकी आधी खाई, तो दोनों ने 100 100 खाई होगी, तो कहने का अर्थ है कि सेम चीज का आधा करोगे तो आंसर कैसा आएगा? सेम। सेम चीज का डबल करो तो आंसर कैसा आएगा? सेम। तो बड़ी बात थोड़ी है, ये यूक्लिड के 7 एक्सियम। नाउ what are axiom? Axiom are the universal fact related to numbers which cannot be proven. There are 7 axiom in our textbook, आपको सब याद रखने नंबर वाइज। हाँ नंबर वाइज, बस यही इसका यही थोड़ा लोचा होता है, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, फिर मैं सब आज क्यों देखो, मैं जब था मैंने ये चैप्टर कराया भी नहीं था, तो मैंने तो ये एक्सियम और ये समझा, फिर चैप्टर कट कर दिया, तो ये सिर्फ ओरल में पूछा था चैप्टर। अब सुनो, अपने सर को पूछ लेना कि सर आप एग्जाम में कैसे पूछोगे, आपको नंबर वाइज चाहिए, तो जो तुम्हारे, इस चैप्टर में वही बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में तुम समझ गए होंगे, अभी तो कुछ है नहीं ऐसा, इसलिए अपने सर को पूछ लेना, जो तुम्हारा सर बोले वो बैठा बैठा कर लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं पोस्टुलेट, आ जाओ अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, ये बेटा 5 पोस्टुलेट है, 5। अरे वो ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है, नंबर की बातें की तो इससे बोल कि ये बातों को एक्सियम बोल देंगे, और जब बात की एंगल की, लाइन की, तो फिर क्या बोल देंगे? पोस्टुलेट बोल देंगे। पर अब से हम क्या करेंगे, आगे वाले चैप्टर में दोनों को सेम मान के चलेंगे, बस इस चैप्टर में तुमको अलग अलग ध्यान रखना, और इतना कंफ्यूज क्या होते हो यार? जो बंगाल को बंगाल रखो यार, वैसे भी कुछ चीजें कम है क्या टेंशन टेंशन लेने के लिए, तो चैप्टर 7 अभी आ ही रहा है, मैथ खत्म करेंगे पहले, फिर अपने मैथ के जो तीन लेक्चर होते हैं, फिर अपने हफ्ते के मैथ के 2 लेक्चर कर देंगे, उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 7, और बाकी जो होमवर्क, और फिर 3 लेक्चर कर देंगे साइंस के। हाँ, फिर फिर टेस्ट रिवीजन डेली करता रहेंगे।
पता नहीं बेटा, तुम्हारे को मालूम। तुम्हारा अभी क्या चल रहा है साइंस में? चालू होगा ना, तो अभी अपना उसके बाद में चलेगा वो। हाँ, तो अपना भी हो जाएगा। मेरा मेरा मानना है कि 25 सितंबर तक अपन इसको खत्म कर लेंगे साइंस भी, और अपना ये भी अच्छा खासा खत्म हो जाएगा, चैप्टर 7 भी। फिर तो ऐसा कि मुझे अक्टूबर 12 से जाना है बाहर, 6 दिन के लिए, तो उसमें आपका एग्जाम भी है। तो अपन क्या करेंगे, जो डाउट्स क्वेश्चन वो सारे पहले कवर कर लेंगे, अक्टूबर 1 से लेकर 10 के बीच में सब खत्म करना है, डाउट भी सारा खत्म करना है। हाँ, तो टेस्ट तो लेना ही है, तुम तैयार रहो बेटा, तुम तैयार। टेस्ट तो अभी है, अभी टेस्ट नहीं है, अभी टेस्ट नहीं है साइंस का। हाँ, पढ़ लिया ना? हाँ, ठीक है। बेटा नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, इनको उल्टा लटकाएंगे यहाँ पे। क्या देखा? वो थोड़ा स्टार्टिंग में तुमको लगेगा, फिर तुम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। ठीक है ना? और देखो, अपन लेक्चर इसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि वो तुमको जब देखो तुम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसे एग्जांपल लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, फिजिक्स में होगा, ये तुम अभी समझ नहीं पाओगे, तो जब तुम 11th में, तो मेरी बात ध्यान समझोगे, फिजिक्स इज द टफेस्ट साइंस। रीजन क्या होता है पता है? क्योंकि इसमें एवरीथिंग इज, मतलब आपको दिखेगा नहीं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आप समझे? अब जैसे कि केमिस्ट्री, यू कैन डू दी, केमिकल दिखता है आपको कि हाँ ये हो रहा है। बायोलॉजी में आपको सेल दिखता है इस माइक्रोस्कोप। पर फिजिक्स में आपको है ना, वो सेव गिर भी रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा, अच्छा ये जो दो साथ में गिर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो वो थोड़ा सा अजीब है ऐसा। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक बार समझ में आ जाए ना, तो चीजें आप फिर आपको फिर इसमें इंटरेस्ट आता है। तो उसको एक बार समझना पड़ता है ऐसे। बेटा पोस्टुलेट 1 देखो, पढ़ो क्या लिखा है। एक सेकंड, कि बड़ी, एक सेकंड, ये क्या बोला बताए? एक पॉइंट है, दो पॉइंट, एक एक पॉइंट लिया, मैंने से अलग अलग पॉइंट लिए, ये बी, सी, डी, ई। सर मुझे एक लाइन बनानी है जो ए से और बी से जाए। हाँ जा सकती है, क्या दिक्कत है, कोई रोकता है क्या आपको? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ वो ए और सी से जाए। हाँ, कोई मतलब कोई रोक रहा है आपको? हम, इन शॉर्ट, हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में लाइन बना सकते हैं। अ लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। हाँ, किसने रोका है? इसमें क्या बड़ी बात होगी? मेरे बचपन में कितने लीटे किए हमने, किसी ने रोका था? देखो एक सेकेंड, 3 पॉइंट में दिक्कत आएगी। देखो इधर देखो, अगर मैं 3 पॉइंट बनाऊं, अब एक ही लाइन बनाओ जो तीनों से जाए, नहीं है पॉसिबल। अब दिक्कत आएगी, आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी। देखो, अब दो दो पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। दो पॉइंट है, ये लो। 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 दो पॉइंट का दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत आती 2 पॉइंट में? 2 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, खुद देख लो प्लीज। पर अगर पॉइंट 3 हो गए, तो दिक्कत आ सकती है। हर बार नहीं है किसी वजह से। देखो, ये 3 पॉइंट है, क्या एक जो लाइन बन रही है यहाँ बन रही है, क्योंकि बिल्कुल सीधे सीधे हैं एकदम, हाँ के ना? जो 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं उन्हें बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पर हर बार थोड़ी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। अरे हाँ के ना? इस बात को समझो। क्या बोला उसने पहला? किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट के बीच में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। डन। पढ़ो, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कॉमन सेंस। अब बताओ इसको कैसे प्रूव करोगे, बताओ? मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा प्रूव करके, क्योंकि वो प्रूव होती है। ये कैसे प्रूव करोगे? तो मतलब, अब मान पड़ा उसने, इसने क्यों माना इसको ऑब्वियस ट्रूथ है ही यही है, सच बात। ठीक है, सेकंड लाइन पढ़ो, अब ये इंपॉर्टेंट। ये जो पोस्टुलेट 1 है, पोस्टुलेट 1 है, इसी को आप ऐसे बोल सकते हो। ये पोस्टुलेट 1 की, देखो मैं समझाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल के लिए बात करूं, तो अच्छा, तेरे भाई का नाम क्या है यार? शौर्य, युधिष्ठिर। ठीक, मैं बोलूं शौर्य और युधिष्ठिर सगे भाई बहन हैं।
ठीक है, एक मैंने स्टेटमेंट बोला, सगे भाई भाई बोला मैंने, ठीक है। अच्छा, फिर मम्मी का नाम क्या है? हाँ, शौर्या की मम्मी का नाम हर्षा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि युधिष्ठिर की मम्मी का नाम भी हर्षा है? बोल सकता हूँ ना? पर क्या मैंने ये बोला है ऐसे? नहीं, मैंने क्या बोला, मैं से दो स्टेटमेंट बोले, क्या बोले स्टेटमेंट? शौर्या और युधिष्ठिर सगे भाई बहन है, और शौर्या की मम्मी का नाम ये है। तो ऑटोमेटिक कॉमन सेंस है ना कि शौर्य की मम्मी उसके युधिष्ठिर की मम्मी भी वही होगी। अरे हाँ के ना? तो वही बात पोस्टुलेट वन को ही हम ऐसे बोल सकते हैं। पढ़ो, गिवन 2 पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। मतलब इधर देखो, अच्छा देखो ये देखो बेटा, एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से मैं कितनी लाइन बना सकता हूँ? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, इनफाइनाइट, राइट? चलो 2 पॉइंट, अब बताओ। सर एक तो बना देते हैं, चलो और बनाओ। दो अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग, दो अलग अलग पॉइंट है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, उनसे केवल एक लाइन पास होती है, यस और नो। समझ गए? चाँद बोले क्या सर, ये लो। अरे बेटा ऐसा है कि ये दो हो गई, है ना? चाहा ऐसे मोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है? बर्थडे ऐसा नहीं कि होता दिमाग खिसका दे, दिमाग साफ पे रखना बेटा, ठीक है? कल तो ज्यादा कुछ यूं सिर पड़ के दीवार पे मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, पागल नहीं होना बेटा, ठीक है? नहीं कुछ कर, सब बेटा उसका मतलब क्या है? तो एक चॉकलेट नहीं खिलाई मुझे बर्थडे की, क्या एक्साइटमेंट? मुझे क्या फायदा होता है एक्साइटमेंट से? क्या लाएंगे बेटा, खाली रेफर चॉकलेट के? हेलो सर खाओ। यार देखो, समझ आई बात? किसी भी दो अलग अलग पॉइंट से कितनी टाइम पास होती है? एक। कोई ये कोई मैजिकल बात बोली उसने? ऐसा क्या मैजिकल है? ये तो मैं छोटा भाई डेली बनाता है, ये तो हमारा छोटा भाई डेली करता है ऐसा। अरे हाँ क्या ना, है ना? बचपन में हमने खूब किया है ये सब, लीडर बनाया तो किए ही है ऐसा। अब बेटा रीड पोस्टुलेट सेकंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब देखो 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 देखो, व्हाट इज अ, देखो एक होता है लाइन, मतलब दोनों तरफ कभी रुकेगी नहीं इन्फिनिटी तक। एक होता है रे, एक तरफ रुका हुआ एक तरफ चलता जाता है, तो इसकी भी लेंथ कैसी है? इनफाइनाइट। एक होता है लाइन सेगमेंट, मतलब दोनों तरफ रुकी हुई, मतलब उसकी फिक्स लेंथ होगी, दोनों तरफ रुका हुआ है, हाँ क्या ना? उसे बोलते हैं टर्मिनेटेड लाइन। क्या होता है वो? टर्मिनेटेड, इसका मतलब हो गया लाइन सेगमेंट। अरे हाँ क्या ना? दिस मीन्स लाइन सेगमेंट। अरे हाँ क्या ना? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब मेरी इच्छा ये हो रही है कि मैं इसको, जो टर्मिनेटेड है, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं। कोई भी रोक रहा है क्या? किसने रोका है? ये लो, खुश? नहीं, थोड़ी और इच्छा हो रही है, थोड़ी और इच्छा हो रही है सर। कौन रोक रहा है? अरे कोई भी लाइन है, मैं चाहूँ तो उसको लंबा करते जाऊं, इसमें क्या बड़ी बात है बताओ? अरे बोलो। अरे मान लो तुम ये खेलते हो ना, वो क्या खेलते हो नीचे वो बना के, अहमदाबाद अहमदाबाद खेलते हो, तो बड़ा अहमदाबाद में मान लो कि एक लाइन छोटी पड़ गई थी, तो क्या तुम आगे बढ़ा सकते हो? क्या तुम लाइन को आगे बढ़ा सकते हो? छोटा पड़ जाए तो? हाँ, किसने रोका है सर, ये लो। अरे पूरे रूम में बना दूंगा अहमदाबाद अहमदाबाद, किसने रोका है? हाँ, मैं खुद के मारना फिरे तो उधर। कहने का अर्थ ये है कि एक टर्मिनेटेड लाइन है, उसको हम दोनों डायरेक्शन में जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो टर्मिनेट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, बढ़ा सकते हैं इनडेफिनेटली, जितना चाहे उतना, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तुम्हारी जितनी इच्छा होता है बढ़ा दे। कॉमन सेंस है, राइट? क्या रॉन्ग? राइट। अपना होमवर्क भी था ना? नहीं, आज इसमें है, आज इसमें होंगे।
और देखो तुमको इस चैप्टर में सर ने अगर कोई एक्स्ट्रा बात बताई हो कि कोई भी ऐसे हिस्ट्री की बात, तो ये तो ध्यान रखना है बस। अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, तो वो तो सर से करेंगे ना बेटा, कि सबको मालूम चैप्टर खत्म होने वाले हैं अभी, तो चैप्टर में कराएंगे क्या, तो चैप्टर लंबा ही खींचेंगे। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में क्या करना मालूम है ना, जो तुमको सर बोले उतना ही करना है। क्योंकि इसमें से थ्योरी, जो प्रूफ वाला पार्ट है, वो अपना 2-3 क्वेश्चन होंगे, देख लेंगे। ठीक है। और पता है सर वो तुम्हारा भेजते क्या बोलते हैं, असाइनमेंट भेजते हैं, बस उसके उसका रट्टा मान लेना अच्छे से। उसके अलावा जो बचेगा इधर उधर का, वो मैं तुम क्या कर दूंगा। लास्ट लास्ट जो नहीं होती थी। ये तो सर ने इस बार दिया, पता नहीं क्यों दिया, आई डोंट नो। वो तो गलत ही है बेटा असाइनमेंट, मेरे हिसाब से तो असाइनमेंट को खेल होना ही नहीं चाहिए। असाइनमेंट क्यों होना चाहिए, मैथ पढ़ाया आपने एक्स्ट्रा, हाँ हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दो, हर चैप्टर के एंडिंग में 5 या 5 है, और फिर पूछो उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछो। और बच्चे को पढ़ना है तो पढ़े आर एस अग्रवाल से। असाइनमेंट तो पर्टिकुलर क्या होता है पता है, एक ऐप से बनता है, फिर वो ऐप में तो फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपने रेडी है चेक का चेक किया, इसलिए तुम बढ़िया है ना, मैथ इम्प्रूव तुम ध्यान दो उस पे, आर एस अग्रवाल पे। मैंने वो स्टार्टिंग से ही बोला है। असाइनमेंट तो ठीक है बेटा, ऐप होती है बेटा टीचरों के लिए, उनसे बनता है। तो तुम अगर मान लो तुमने ऐप डाउनलोड भी कर ली, उसमें है ही कितने सम, 5-6 हजार सम होंगे, तो सब करने बैठोगे, कॉमन सेंस ही नहीं है। ठीक है। और तुमने कर भी लिया, चलो उसे क्या उखाड़ लोगे, तुम्हारी मैथ तो वहीं पर रहेगी ना। इसलिए मैथ इंप्रूव करनी है तो आर एस करना है। ठीक है। बाकी फिर तुम्हारी जैसी श्रद्धा। पोस्टुलेट 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब देखो, इसको सेंटर मान के मुझे एक बनाना सर्कल, जिसकी रेडियस इतनी हो, कौन रोक रहा है। अच्छा मुझे इसमें सेंटर ये लेना है, सर्कल, सेंटर ये लेना है, सर्कल, सेंटर ये लेना है। मैं किसी पॉइंट को लेकर आई कैन ड्रॉ सर्कल। उसे वो क्या चाहिए, वो कंपास चाहिए। कंपास में लेना 1 सेंटीमीटर रख के, फिर लेना 2 सेंटीमीटर यहाँ रख के, किसी भी पॉइंट पे रख के ड्रॉ सर्कल, किसी को रोकता है क्या, ये कॉमन सेंस है, सीधी बात है ना। तो अगेन पॉस्टुलेट, नेक्स्ट पढ़ो, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ना व्हाट राइट एंगल्स, अब मुझे बताओ, अब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे, ये भी 90 बन रहा है। अरे हाँ क्या ना, अगर आप दीवार देखो, वो दीवार को उस कॉर्नर में 90 बन रहा है, कॉर्नर में भी। अब देखो दीवार की साइज बड़ी है, पर है तो एंगल 90 ना। 90 डिग्री कहीं भी बने, उसकी वैल्यू तो 90 होगी। अरे भाई हाँ क्या ना, एंगल कहीं भी बने, देखो एक मिनट 90 को ऐसे थोड़ा छोटा बनाया, एक मिनट 90 को ऐसे बड़ा बनाया। अरे सर 90 डिग्री ये साइड नहीं होती है, ये एंगल कहलाता है, समझे। तो राइट एंगल कहीं भी बने, भले ही दो बड़ी साइड ले लो, दो छोटी ले लो, दो बड़ी ले लो, पर वो जो एंगल है वो तो 90 रहे। एंगल अलग चीज है, एंगल इज नॉट साइड। अरे भाई हाँ के ना, ठीक है ध्यान रखना। तो 90 डिग्री जहां भी राइट एंगल है, उसकी वैल्यू कितनी आती है। अरे यस और नो, डन, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक। अब देखो बेटा, अब लास्ट पढ़ो क्वेश्चन, फिफ्थ। ये ये थोड़ा टेक्निकल है, एक मिनट पहले मैं तो समझाऊंगा, फिर इसका पढ़ेंगे स्टेटमेंट, ठीक है ना। इधर देखो, अब समझना, अगर मेरे पास में दो पैरेलल लाइन है, राइट, ये दो एंगल क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल। याद करो, को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180, अगर लाइन पैरेलल है तो। और ये भी को इंटीरियर, इनका भी सम कितना, 180, क्योंकि लाइन पैरेलल। ये भी को इंटीरियर सम 180, ये भी को इंटीरियर सम 180, राइट, क्यों लाइन पैरेलल है।
राइट। पर जब लाइन पैरेलल नहीं होगी तब क्या होगा? क्या ये लाइन पैरेलल है? नहीं। राइट है। अच्छा, तब भी सर देखो, तब भी क्या बनेंगे? को इंटीरियर। तब भी क्या बनेंगे? को इंटीरियर। राइट है। तब इन दोनों का सम 180 नहीं होगा, इनका भी सम 180 नहीं होगा। राइट है। सही बात है। तो जब लाइन पैरेलल होती है तो को इंटीरियर सम कितना होता है? 180। पर जब लाइन पैरेलल नहीं होती है तो को इंटीरियर सम 180 नहीं होता। और जब लाइन पैरेलल नहीं होगी तो आपस में कहीं ना कहीं मिलेगी। अरे हाँ के ना? यहाँ देखो, वो कहीं ना कहीं मिलेगी, कोई दिक्कत है क्या? जैसे कि ये वाली लाइन यहाँ मिलेगी। राइट है। अच्छा, नाउ व्हाट इज 180? आई कैन से दैट इट इज टू राइट एंगल्स। 90 90। तो अब से मैं बोलूंगा टू राइट एंगल मतलब 180। ठीक है। अच्छा, देखो, जब लाइन पैरेलल नहीं होती है तो वो एक तरफ मिलती है और एक तरफ दूर भागती रहती है। राइट। अरे हाँ के ना? यार दूर भागती रहती है, आगे बढ़ो। पर यहाँ पे आगे जाके मिलेगी। राइट है। जिस तरफ वो मिलेगी उस तरफ जो सम होगा को इंटीरियर का, वो 180 से कम आएगा। और जिस तरफ वो दूर दूर भागेगा उस तरफ सम 180 से ज्यादा आएगा। और आप खुद सोचो, ऐसा होना भी चाहिए। देखो, ये मैंने किया क्या है, मैंने बस इन दो लाइन को ऐसे झुका दिया। अरे हाँ के ना? जब मैं झुकाऊंगा तो देखो ये एंगल की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही है, मतलब 180 से कम। अरे हाँ के ना? और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे ऊपर करना पड़ेगा। जब मैं ऊपर करूंगा ऐसे, देखो इसको देखो, और इसको भी ऐसे ले जाऊंगा, जितनी एंगल की वैल्यू बढ़ गई ना, बढ़ गई मतलब 180 से ज्यादा। तो जिस तरफ 180 से ज्यादा सम आएगा उधर तो वो नहीं मिलेंगे, और जिस तरफ 180 से सम कम आएगा उस तरफ वो मिलेंगे। अरे हाँ के ना? राइट और रॉन्ग? और ये तो हम सीधा वी कैन ऑब्जर्व इट, यस और नो। तो कोई भी दो लाइन किस तरफ मिलेगी? जिस तरफ उनका को इंट्री का सम 180 से कम होगा। और किस तरफ नहीं मिलेगी? जिस तरफ सम 180 से, ना 180 इज टू राइट एंगल्स। अरे हाँ के ना? तो टू राइट एंगल से कम उस तरफ तो मिलेगी, टू राइट एंगल से ज्यादा उस तरफ नहीं मिलेगी। करेक्ट। डन। अब पढ़ो स्टेटमेंट। मेरे जाने समझ में आया? अब पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ध्यान से पढ़ो। ये टू स्ट्रेट लाइन और ये एक दूसरी, ये थर्ड वन। एक ये स्ट्रेट लाइन है जो दो पे गिर रही है, मतलब ट्रांसवर्सल। ओके। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये रहे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। ध्यान से देखो, लेस देन टू राइट एंगल देन टू स्ट्रेट लाइन if produce meet on that side on which the sum is less than two right angle। कहां मीट करती है? उस तरफ जहां पे सम लेस है, कम है, किससे? दो राइट एंगल से। दो मतलब 180 से कम है। तो कॉमन सेंस है ना? आप खुद सोचोगे ना, आप जब आपको मिलाना होगा तो आप क्या करोगे? आप चाहते हो कि ये दोनों लाइन इस तरफ मिले, तो क्या करोगे आप? इन दोनों को, ये एंगल ऐसा है, इसको आप कम करोगे, ऐसे नीचे लेके आओगे तो ये कम हो जाएगा, और इसको से ऊपर लेके जाओगे तो कम हो जाएगा। अरे हाँ क्या ना? अब जब दोनों कम होंगे, दोनों क्वांटिटी कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है, दोनों वैल्यू घट जाएगी, फिर ऑटोमेटिक होगा। कॉमन सेंस दिख ही रहा है, वो तो प्योर ऑब्जर्वेशन है ये तो। अरे हाँ क्या ना? बस उसने यही ऑब्जर्व किया, लिख दिया। समझे? तो क्या लिखोगे? टू स्ट्रेट लाइन विल मीट ऑन दैट साइड वेयर द सम ऑफ टू को इंटीरियर इज लेस देन टू राइट एंगल or less than 180 degree. They will not meet on that side where the sum is more than 2 right angle। आप चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो आपकी। तो ये पांच पॉस्टुलेट जो किसने बताए थे, और ये किससे जुड़े हुए? एंगल से, लाइन से, इसलिए बोलते हैं पॉस्टुलेट। इसलिए उसने दोनों को अलग अलग बोला, एक एक्सियम और एक, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना? अब कुछ चीजें चैप्टर में और आती है, अनडिफाइंड टर्म्स, कंसिस्टेंट, ये सब क्या होता है? देखो, अनडिफाइंड क्या होता है?
मैं बताता हूँ। ऐसी चीज, ओके फाइन, मैं आपको एक एक स्टेटमेंट दूंगा, ठीक है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है रिएक्शन, तो मन में क्या आता है कि सर शायद केमिस्ट्री की बात कर रहे होंगे। एक्शन मतलब फाइटिंग की बात कर रहे होंगे, नहीं, ये बात फिजिक्स की हो रही है। आपका जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 8 है सॉरी, उसमें पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको समझ में नहीं आई? एक तो एक्शन और एक रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या? देखो अगर आपको मुझे कोई भी, आपने जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आप पूछते मैम इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है? वो वर्ड जिसका मीनिंग क्लियर ना हो हम उसे बोलते हैं अनडिफाइंड। राइट है? यूक्लिड ये भी बोलता है कि कुछ चीजें ऐसी है ना जिसकी आप डेफिनेशन लिख नहीं सकते। आप हर चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, लेंथ को डिफाइन करो, बताओ व्हाट इज अ लेंथ? आप लंबाई, हाँ लंबाई मतलब, बोलो आप चालू हो जाओ। व्हाट इज लेंथ? इसकी लेंथ 5 मीटर, हाँ लेंथ का मतलब क्या? हाइट का मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब आप कुछ भी शब्द लेकर मैं, आप समझ रहे हो? जब आप एक शब्द को जाते हो समझाने, तो दूसरा एक नया नया शब्द आ जाता है, राइट है? उसका मीनिंग समझाना पड़ेगा हमें। तो आप इमेजिन करो कि मैं वो बच्चा हूं जिसे कुछ मालूम नहीं दुनिया में कि क्या मतलब होता है मेजरमेंट का। आप मुझे बोलोगे मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, हाँ, तुम्हारे तुमको मालूम है, तुम जानते हो बचपन से व्हाट इज मेजरमेंट, पर मुझे तो मालूम नहीं है ना। सोचो कोई चाइनीज में आके बोले तो आपको ये सब चीजें कैसे बोलोगे आप? क्यों चाची ची ची ची। उसको मालूम है उसका मीनिंग क्या, आप समझ रहे हो? आप ट्राई करो, जस्ट ट्राई। हाँ आपने बोला मेजरमेंट, मैं बोला मीनिंग समझाओ। और चलो और ट्राई करो, लेंथ का मीनिंग क्या हो? इसका लेंथ 5 मीटर, मतलब मेरी लेंथ 5.10 इंच, चलो 5 फुट 10 इंच, अब बताओ। मतलब तो आप इतने लंबे हो, हाँ तो लंबे का मतलब क्या? ऊंचे का मतलब क्या? आप समझो, देखो जब आप बोलते हो ऊंचा, तो आपको मैंने ऑटोमेटिक मीनिंग मालूम है आपको ऊंचा मतलब क्या? यू हैव दैट फीलिंग, राइट? इसको बोलते हैं इंट्यूटिवनेस। क्या बोलते हैं? वी नो क्या मीनिंग है ऊंचे का। इसको इसको समझाने की जरूरत नहीं है। वो मैं बोलूं माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, तो मालूम है कि हाँ इसकी बात कर रहे हो। आप तो बहुत ऊंचे लोग हो, यहाँ पे ऊंचे का मतलब कोई और है। हमें ऑटोमेटिक मालूम है यहाँ पे मतलब क्या है, मुझे टिकट बुक करनी है, मुझे बुक पढ़नी है, हमें ऑटोमेटिक मालूम है यहाँ पे मतलब क्या है बुक का। टिकट बुक करनी है, यहाँ का मतलब किताब नहीं है। सेम ही होता है, पर क्योंकि दोनों 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 को यूज अलग जगह किया तो मीनिंग तो अलग अलग है। वो हमें ऑलरेडी मालूम ही है ना क्या मीनिंग आएगा। इसे बोलते हैं इंट्यूटिवनेस। क्या बोलते हैं? कि कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिफाइन करते जाओगे तो और निकलेंगे सब, राइट है? जैसे कि लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, ये सब चीजें कैसी होती है? अनडिफाइंड टर्म्स। मतलब ये बात मानी यूक्लिड ने कि अगर किसी एक चीज को डिफाइन करने जाओगे तो हमेशा दिक्कत आएगी, आपको डिफाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका मीनिंग वी नो इंट्यूटिवली। लेंथ का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो जो बोलेगा फिर आप उसको पूछ सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है। फिर वो एक मीनिंग बोलेगा, फिर उसका मीनिंग क्या है, आप पूछते जाओ। मैं वही बोल रहा हूँ। इसलिए लेंथ एक ऐसा शब्द है ना जिसका मीनिंग जो है ना उसकी डेफिनेशन तो कभी मिलेगी नहीं। बस वो एक, हाँ, आप अपने मन से बना दो भले ही, पर अगेन कोई तीसरा बंदा पूछेगा हाँ बता मेजरमेंट का मीनिंग क्या है, फंस गए। फिर आप उसको समझाने जाओगे और समझे। इसलिए कुछ चीजें ऐसी है जिस जैसे कि हम, व्हाट इज अ टर्मिनेटेड लाइन विच हैज अ फाइनाइट लेंथ? फाइनाइट का मतलब क्या? लेंथ का मतलब क्या? और देखो तो आप समझे। तो अब क्या बोला यूक्लिड ने कि काम करो, आप लेंथ का मीनिंग मालूम ही ना आपको, बस उसको डिफाइन मत करो, उसका मीनिंग मालूम ही है ना। सो अब समझते हैं। टर्मिनेटेड लाइन इज अ फाइनाइट लेंथ। तो फाइनाइट मतलब मालूम है आपको, इंग्लिश से फिक्स,
जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो वो, ठीक है। और लेंथ, यू नो इंट्यूटिवली व्हाट इज लेंथ, राइट, समझ में आ गया। तो कुछ चीजें हमेशा ऐसी होगी जो अनडिफाइंड रहेगी, जिसके लिए हम कुछ कर सकते नहीं, और उसका मीनिंग क्या होगा सर, वो मालूम ही होता है हमको इंट्यूटिवली। जैसे कि अभी केमिस्ट्री शब्द आएगा एलिमेंट, मैं बताऊंगा आपको, उसका मीनिंग मैं वो समझा नहीं पाऊंगा, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देके समझा पाऊंगा, ठीक है, वो पढ़ेंगे तो। अरे हाँ के ना। अब एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट, क्या आता है, सुना है ये सब कोई, क्या सुना है बेटा, जाने समझ में आया यहाँ तक। इंग्लिश की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि बस लगातार काम करते रहना, कंसिस्टेंट हो आप। ये अपन बात कर रहे हैं मैथ की भाषा में, देखो, मैथ की भाषा में किसी भी चीज को कंसिस्टेंट तब बोलते हैं, मान लो कि कल उठ के शौर्य ने अपन को एक थ्योरम दी, एक एक बात बोली कि सर मुझे मैथ में ये वाली बात है ना हमेशा सच होगी, ठीक। अब देखो, उसने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया, अब वो सच है अगले तक मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब ये बात बोलेगी तो क्या होगा, दुनिया के जितने मैथमेटिशियन हैं, ठीक है, उस पढ़ेंगे उसको, और उसको चेक करेंगे क्या ये जो बात बोली है क्या पहले से प्रूव की हुई बातों के खिलाफ जा रही है। जैसे कि मैं समझा, समझो, शौर्या ने बोला कि देखो सर, अगर 7 और 7 इक्वल है तो दोनों तरफ 3 जोड़ने पे इक्वल नहीं रहते हैं, मतलब इसने ये बात बोली। अब पता नहीं क्या हुआ इसको, वैसे भी 2 दिन से मेरे करा भी है इसका, तो इसने ये बात बोली, ठीक है, इसको तो लगता है, मान लो, ठीक है। अब ये इसने बात बोली और दुनिया तहलका मच गया कि यार एक ने इसी बात बोली, तो जो दुनिया के मैथमेटिशियन क्या बोलेंगे, ठीक है, उसने बोला दो चीजें पहले से इक्वल, उनमें इक्वल ऐड किया तो क्या बोलता है, इक्वलेट, सेम ही आएगा। अब पहले से जो बात प्रूवन है उसके खिलाफ जा रही है शौर्य, ठीक है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग और विच इज गोइंग अगेंस्ट द प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट, उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, और बोले खारिज है, सिरे से, चुप, चुप, हाँ, अरे हाँ चुप, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं है, अरे हाँ के ना, है ना, ओके। तो कोई भी ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो पहले देखो, क्योंकि जो चीजें पहले से, जो बाकी चीजें पहले से प्रूवन है ना, व्हाट इज प्रूवन, या फिर क्यों, अगर कोई भी चीज एक बार जब प्रूव होती है ना, उसके पीछे जितने हो सकते उतने क्वेश्चन पुट करते हैं मैथमेटिशियन, और क्योंकि अगर वो सही होगा तो सबका आंसर मिलना चाहिए उससे, तो थ्योरम ऐसे प्रूव नहीं हो जाती है। अगर वो कुछ चीज ऑलरेडी प्रूवन की गई, इसका मतलब ये है कि सारे प्रश्नों पर वो खरी उतरी है, और आगे भी वो कभी झूठ होने वाली नहीं है। इसलिए ये खास बात थ्योरम की, थ्योरम इज जनरलाइज, मतलब वो सब पे लागू होती है। तो अगर आपने कोई ऐसी बात बात बोली जो पहले से प्रूव की हुई बातों के खिलाफ जा रही है, तो फिर क्या पता है, तो पहले जो बात प्रूव की गई है वो भी चेक होगी, और जो आपने बोला वो भी चेक होगा। अगर पहले वाली बात के खिलाफ सबूत मिला तो मान लें कि भाई वो पहले गलती हो गई, हटाओ उसको। अगर सबूत नहीं मिला तो सही है, कि उनको ऑब्वियसली मैथमेटिक्स उनको मालूम है, दे नो हाउ टू प्रूव इट, है ना, तो बोलेंगे हाँ वो सही है, फिर वो चेक करेंगे इसको कि इसमें क्या गड़बड़ी है, क्योंकि ये इसके खिलाफ जा रहा है, फिर वो पढ़ेंगे इसके पीछे। सब आप लोग इसको इसमें क्या होता है बेटा, रामानुजन ने एक थ्योरम दी थी, बोलते हैं प्राइम नंबर थ्योरम। आपको मालूम है वो थ्योरम कब गलत होती है, जब उस थ्योरम में जो वैल्यू पुट करते हैं ना, वो वैल्यू ट्रिलियंस में पुट करते हैं, तब जाके वो गलत प्रूव होता है। मतलब 1 2, उसने फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला पता है गलत गलत साबित कब हुआ, जब वैल्यू एन, जैसे कि एक फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ की एक वैल्यू होगी, ब्रेथ की एक वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई को क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा, वैसे ही उन्होंने फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला गलत साबित कब हुआ पता है, जब वैल्यू हम पुट करेंगे ट्रिलियन में। अब सोचो किसी ने वो प्रूव किया था कि वो रामानुजन गलत है, उसने सारी वैल्यू पुट की थी, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे वो गया ट्रिलियन तक, तब जाके प्रूव हुआ गलत। क्योंकि उसको ऐसा अंदर से लग रहा था कि यार
कहीं ना कहीं ये पहले से किसी बात के खिलाफ जा रही है बात, पर उसको प्रूव करना पड़ेगा वो कि क्या गलत है इसमें। ऐसा होता है, इसलिए मैथ्स में ना हम जब भी कोई प्रूफ देते हैं वो सब पे लागू होना चाहिए, इसलिए ऐसे मन उठा के नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो हम जो भी बात बोलेंगे वो चीज कई मैथ्स का यूज होता है फिजिक्स में, फिजिक्स का यूज करते हैं अपन स्पेस क्राफ्ट बनाने में, ये टेक्नोलॉजी बनाने में। अगर कोई भी बात अगर मान लो कि झूठी बात है, मैं कोई बात बताता हूँ, एक बहुत छोटी सी बात थी जो, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, एक छोटी सी मैथ्स की बात थी जो जिसको मैंने ऐसे मान लिया कि हो गया ही है, इसको क्या लिखने का, और उसमें इग्नोर मार दिया। और स्पेस, क्योंकि फिजिक्स नथिंग बट टोटली मैथ्स, आपने खुद देख लिया होगा अभी नाइन्थ में, राइट है। उस चीज को क्योंकि उन्होंने प्रूव नहीं किया, मान लिया कि एक्चुअली वो चीज गलत थी, वो इनकंसिस्टेंट थी। मैंने कहा ना, वो कभी कभी कुछ चीजें करोड़ों में जाके गलत गलत प्रूव होती है, लाइक रामानुजन। अब उन्होंने वो मान लिया बिना प्रूव किए, पर एक्चुअली में वो गलत बात थी। उन्होंने उतना भाम, एक छोटी चीज ही थी बेटा, उसका प्रूफ 2 लाइन में हो जाता है, 2-3 लाइन में। वो हमारे कॉलेज में आता था, तो वो प्रूफ प्रूफ आता लिखा हुआ था, वो नीचे पूरी स्टोरी लिखी हुई है, क्योंकि उस बात को सिर्फ मान लिया गया, इसीलिए तो क्या हुआ पता है, वो पूरा एक्सपेरिमेंट ब्लास्ट हो गया और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया था। आप समझे, इसलिए कभी भी किसी चीज को आप, यू कैन नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उससे कोई नई टेक्नोलॉजी बनेगी, उसके पीछे गवर्नमेंट का पैसा लगेगा, गवर्नमेंट का पैसा खुद का तो है वो नहीं, वो आम पब्लिक का पैसा है। उस क्या पता उस टेक्नोलॉजी शायद कैंसर के लिए ढूंढ रहे हो, क्या पता उस टेक्नोलॉजी से कोई किसी और ग्रह पे जाने की सोच रहे हो। आप समझे, ऐसा होता है। इसीलिए क्योंकि इसके पीछे पैसे लगे होते हैं, इसलिए हर चीज को प्रूव करना पड़ता है मैथ्स में। तो व्हाट इज अ कंसिस्टेंट थिंग, any statement which don't violate the previously proven statement is known as consistent। अभी इसका मतलब नहीं वो सच है, अभी तो इतना ही प्रूव हुआ कि वो पहले से जो प्रूव की गई उसके खिलाफ नहीं जा रहा है, फिर उसको ऐसा मान लेंगे स्टेटमेंट, फिर उसकी जांच पड़ताल होगी, समझ गए, है ना। और अगर वो सभी जांच पड़ताल में खरा उतरा तो क्या मान लेंगे उसको, थ्योरम। क्या मान लेंगे, थ्योरम, तो भाई ये थ्योरम। So what is consistent statement? Any statement which don't violate the previously proven statement। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं एग्जाम्पल के लिए कि दो इंसान, एक इंसान है, उसके पास में 3 राइट एंगल है, एक दूसरा इंसान है उसके पास में 3 राइट एंगल है। सो व्हाट इज 3 राइट एंगल, 270। दोनों के पास कितना, 270, दोनों इक्वल है, तो कोई मैंने कोई बात बोली क्या, नहीं। 3 राइट एंगल, 3 बार 90, 270। इसके पास भी 3 राइट एंगल, 270, दोनों इक्वल है। मैं बोलूं 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल इक्वल होते हैं, मैंने मैंने बोल दिया स्टेटमेंट, भले ही भंगार स्टेटमेंट मुझे मालूम है, भंगार स्टेटमेंट ये सीधी सी बात है, पर क्या ये गलत बात है क्या, नहीं। अरे हाँ क्या ना, सोचो अगर मैं होता तो उसके जमाने में, तो अपना नाम आता बुक में। बात समझ में आ गई या नहीं आई, है ना, नाम भी जोड़े नहीं। अ, सोचो चैप्टर में मेरा नाम होता। चौहान ज्योमेट्री, पूरा नाम आना चाहिए। तुमको बेटा चैप्टर का नाम लेके कितना कंटाला पड़ता नहीं, और तुम मुझे कितनी गालियां देते थे, तो सच में मेरी आत्मा आती तुमको सताने के लिए यहाँ पे। सीधी सी बात है भाई, क्या बोलती है डिगली। अरे हाँ क्या ना, समझ गए। अब एक दो चीजें और है जो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में खत्म। सो व्हाट इज so now tell me what is the difference between axiom and theorem। Axiom are the universal fact which cannot be proven, and theorems are those mathematical fact which can be proven with the help of axiom and postulate, जिसको prove कर सकते हैं। What is undefined term, any term or any word which meaning is intuitively known to us, we know the meaning of it, length मालूम, point, अब पॉइंट का मीनिंग तो मालूम है ना, लेंथ ना ब्रेथ, वो पॉइंट, वो पॉइंट्स है, डॉग, प्लेन, वो उड़ने वाला प्लेन, वो प्लेन सर, वो प्लेन 2D है, वो स्ट्रेट सर, वो वी नो द मीनिंग, नो नीड टू डिफाइन इट, समझे ऐसा। लाइन, हाँ सर मालूम है, वी नो द, है ना। अगेन, अब देखो लाइन, हाँ उसका सीधा, अब
अगर आप डिफाइन करने गए, इट इज अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट का मीनिंग बताओ, पाथ का मीनिंग बताओ। द पाथ मीन्स द वे ऑन विच वी वॉक। तो वॉक का मीनिंग बताओ, वे का मीनिंग बताओ। आप समझे? क्योंकि एक बार अगर आप उसके अंदर घुस गए डिफाइन करने में, फिर आप खोते ही जाओगे, खोते ही जाओगे। क्योंकि आप समझो, आप किसी ऐसे को एक्सप्लेन कर रहे हो जिसको उसका मीनिंग मालूम ही ना हो, तो आप बोलोगे क्या साहब को पाथ का मीनिंग मालूम नहीं? मालूम भाई। तो आप समझे ना, ऐसे समझो। तो इसलिए हम क्या, हम वी डोंट डिफाइन लाइन। लाइन वी नो, इंट्यूटिवली वी नो, यस बस ऐसे सर, ये लाइन है सर। वो सर ये आपने अभी अभी आपने ये सर, ये लाइन है बस। आप समझ रहे हो? ठीक है, बस चैप्टर खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज है, खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म, अपना सिलेबस खत्म। ऐसे बनता। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, इसकी ज्यादा बड़ी है नहीं। मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को ज्यादा ध्यान देना नहीं है। सर जितना बोले उतना रट के पी के लिख के आ जाना एग्जाम में। मेहनत क्या करनी है, चैप्टर 1 2 3 4 और 6, उसमें अच्छे वो तुम्हारे काम भी आएगा। दूसरा, मैं चैप्टर 7 जो स्टार्ट करूंगा उस पे अच्छे से मेहनत कर दो। चैप्टर 6 आएगा तो चैप्टर 7 आएगा, चैप्टर 6 7 आएगा तो चैप्टर 8 आएगा। चैप्टर 8 कुछ नहीं है, 90% 6 और 7 ही है। तुम खुद देख लो। समझ गए? हार्ड नहीं है, डिमांडिंग चैप्टर। वो आपसे डिमांड करता है। एक तो क्या चढ़ना है, एचडीएस की सीढ़ियां। एक क्या चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट। दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक डिमांडिंग, एक कम डिमांडिंग है। अरे हाँ, क्या ना, लाइक। ठीक, चलो होमवर्क डिस्कस करते हैं और फिर इसको पॉज कर दे और सेव कर ले। लेक्चर में करना।